अस्सलाम वालेकुम। CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, इसके लेक्चर नंबर 3 में आज हम अपना पहला कोड लिखेंगे। उसके बाद हम वेरिएबल को डिस्कस करेंगे, डाटा टाइप्स को पढ़ेंगे, अरिथमेटिक ऑपरेटर, फिर प्रेसिडेंस ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रोग्राम से। बेसिकली एक छोटा सा प्रोग्राम लिखेंगे जिससे जस्ट हमारी स्क्रीन पर एक स्ट्रिंग प्रिंट होगी, वेलकम टू वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। और फिर हम डिस्कस करेंगे इस प्रोग्राम के लिखने के अंदर जो जो एक एक वर्ड हमने यूज़ किया है उसका क्या मकसद है, वो क्यों यूज़ हो रहा है। जैसा प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया कि हम IDE यूज़ करने जा रहे हैं, उसका नाम है डेव C++। आपने इसको डाउनलोड कर लेना और अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना है। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद मेरे सामने ये कुछ इस तरह से आएगा। अब मैंने यहाँ पर एक न्यू फाइल जनरेट करनी है। यहाँ से मैं न्यू फाइल मैंने जनरेट कर दी। अब मैंने इस फाइल को सेव करना है। सेव एज़ पर क्लिक किया और यहाँ पर ये मुझसे पूछ रहा है कि मैंने फ़ाइल किधर सेव करनी है। इस फाइल को मैं नेम दे देता हूँ फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक है। अब इस प्रोग्राम की पहली लाइन पर हमने क्या लिखना होता है, एक हेडर फाइल हमने इंक्लूड करवानी होती है। उसके लिए हम क्या लिखते हैं, हैश इंक्लूड। बेसिकली ये हैश साइन जो है ये सी लैंग्वेज के अंदर हम इसको शार्प पढ़ते हैं। जिधर भी ये हैश आएगा मैं इसको शार्प ही पढ़ूँगा। इसके बाद हम एंगल ब्रैकेट्स ओपन करते हैं। ये लेस देन और ग्रेटर देन, इनको हम एंगल ब्रैकेट्स कहते हैं। इसके अंदर हमने एक फ़ाइल लिखनी होती है, बेसिकली उसको हम हेडर फाइल कहते हैं। हमने एक हेडर फाइल इंक्लूड करवानी है अपने प्रोग्राम के अंदर। उस फाइल का नाम है IO स्ट्रीम। ठीक है, ये फ़ाइल हमने इंक्लूड करवा दी। अगली लाइन पर हमने क्या लिखना है, अगली लाइन पर जस्ट हमने डायरेक्ट एक फंक्शन लिखना है। फंक्शन का नाम है मेन फंक्शन है। हम डिस्कस करते हैं कि मेन फंक्शन क्या है, हम क्यों यूज़ करते हैं। फ़िलहाल हम अपना एक कोड कर लेते हैं। उसके बाद सी आउट एक कीवर्ड है। ये सी आउट क्या करता है, जो भी इसके हम साथ लिखें, ये दो ऑपरेटर यूज़ करके लेस देन के, इसके हम राइट साइड पर जो चीज़ लिखें ये उसको स्क्रीन पर प्रिंट करवा देता है। अब हमने यहाँ पर क्या लिखना है, वेलकम टू वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, ये मैंने एक लाइन लिख दी और हर लाइन को हम एंड पर उसके एक सेमीकोलन लगाते हैं। अब इस लाइन का कोड जो है बेसिकली अब इसको मैं क्या करता हूँ, अब इसको प्रिंट करवाता हूँ। इसके लिए एक और चीज़ लिखनी होती है, STD : जस्ट इतना ही लिखना होता है। अब इसको पहले चेक कर लेते हैं कोई एरर तो नहीं है। ठीक है, ये नीचे आपके सामने आ गया, 0 एरर्स 0 वार्निंग्स। हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है। अब ये साथ वाला, ये पहले वाला बटन था, ये क्या करता था, चेक करता था कि कोई एरर तो नहीं है। साथ वाले से कंपाइल एंड रन होता है। ये कंपाइल और रन दोनों काम हो जाएंगे। अब रन होने के बाद हमारे सामने ये ब्लैक विंडो के ऊपर एक स्ट्रिंग नज़र आ गई है, वेलकम टू वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, बेसिकली हमारे हैंडआउट्स के अंदर ये चीज़ डिस्कस नहीं की गई, इसको आप इधर अच्छी तरह समझ लें। अब मैं अगर इस चीज़ को कट कर देता हूँ तो हमारे प्रोग्राम में जो कंपाइलर है ना, वो कहेगा मैं इस सी आउट को नहीं जानता, ये सी आउट क्या चीज़ है। बेसिकली हम STD से बता रहे हैं कि सी आउट जो है वो C++ की किसी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर उसको ये नेम मिल जाएगा। ठीक है, 3 वर्ड होते हैं, सी आउट, सी इन और सी एरर। बेसिकली CERR उसको बोलते हैं, सी एरर। इन तीनों को जब भी हमने यूज़ करना हो, या तो हम उसके साथ ये STD : लगाते हैं। ठीक है, अब आप देखें, अगर मैंने यहाँ पर 10 लाइंस प्रिंट करवानी हो तो मैं हर लाइन के साथ ये लिखूँगा। उससे बेहतर एक और काम है कि मैं एक ही लाइन में ये बता दूँ कि मैं ये स्टैंडर्ड यूज़ कर रहा हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा, यूजिंग नेम स्पेस STD। ठीक है, अब मैंने वो STD काट दिया, लेकिन एक लाइन के अंदर मैंने बता दिया यूजिंग नेम स्पेस STD। इसका भी सेम वही मतलब है, बस फ़ायदा मुझे क्या हुआ कि मैं वो STD का वर्ड जो हर लाइन के साथ मैंने लिखना था, जिधर मैंने सी आउट, सी इन इस तरह के वर्ड्स यूज़ करने थे, अब मैं वो नहीं लिखूँगा। ठीक है, तो फ़िलहाल हमारा कोई एरर मौजूद नहीं है प्रोग्राम के अंदर। अब भी हम रन करके देख लेते हैं तो सेम हमारे पास वही आउटपुट नज़र आ रहा है।
अब डिस्कस कर लेते हैं कि ये शार्प इंक्लूड आईओ स्ट्रीम क्या है। हैश को हम शार्प बोलते हैं। इंक्लूड एक प्री प्रोसेसिव डायरेक्टरी है। प्री प्रोसेसिव क्या है कि ये सी के प्री प्रोसेसर्स को बता देता है कि हमारे कोड को कंपाइलर तक पहुंचाने से पहले ये वाली फ़ाइल हमारे प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड कर देना। अब ये फ़ाइल क्या कर रही है, इधर ये आईओ स्ट्रीम है। आई मीन इन, ओ मीन आउट, स्ट्रीम नशर करना। इससे हमारे प्रोग्राम के अंदर खसूसियत आ जाती है कि वो स्क्रीन के ऊपर किस तरह प्रिंट लेकर जा सकता है कोई भी चीज़। ठीक है, ये जो हम स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हैं यूजिंग नेम स्पेस std, इसका मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 3 वर्ड होते हैं, सी आउट, सी इन और सी एर। इनके लिए हम ये वाला स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं हमारे कंपाइलर को बताने के लिए कि उसको ये नेम किधर मिलेंगे। नेक्स्ट लाइन नंबर 3 पर हमारे पास है मेन। मेन एक फंक्शन है, जिधर भी एक नाम आएगा उसके आगे ये ब्रैकेट्स आपको नज़र आएंगी, तो वो एक फ़ंक्शन ही होगा। अब ये मेन फंक्शन क्या है, ये आप कह लें हमारे कोड का मेन गेट है। जिधर ये मेन लिखा हुआ होता है वहाँ से हमारा जो कोड का एग्जीक्यूशन पॉइंट होता है ना, वो स्टार्ट होता है। ठीक है, और ये मेन सी के प्रोग्राम में मस्ट होता है, लाजमी होता है। इसकी रिटर्न टाइप जो होती है वो इंट होती है। हम इसके साथ इंट भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं, ना भी लिखें कोई मसला नहीं। अब थोड़ा सा हैंडआउट्स की तरफ आ जाते हैं कि हैंडआउट्स के अंदर ये प्रोग्राम किस तरह किया हुआ है। हैंडआउट्स के अंदर जैसा मैंने पहले बताया कि ये चीज़ नहीं दी गई यूजिंग नेम स्पेस std, ना तो ये दी गई है, ना ही यहाँ पर जो std कॉलन कॉलन हमने यूज़ किया था वो दिया गया है। ठीक है, तो वो हैंडआउट्स के अंदर आपको नहीं मिलेगा। तो इसके अंदर शार्प इंक्लूड सेम जैसे हमने यूज़ किया वैसे ही है। एंगल ब्रैकेट्स के अंदर आईओ स्ट्रीम डॉट एच है, हम इधर डॉट एच नहीं लगा रहे। डॉट एच बेसिकली इस फाइल की एक्सटेंशन है, जैसे पिक्चर की डॉट जेपीजी होती है, कभी कभार पीएनजी होती है, इसी तरह ये एक हेडर फाइल है, इसकी जो एक्सटेंशन है वो डॉट एच है। नेक्स्ट बाकी हमारा जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल सेम है। अब वापस आ जाते हैं इधर। मेन हमने पढ़ लिया। इन स्मॉल ब्रैकेट्स को हम सी के अंदर पैरेंथेसिस बोलते हैं, पैरेंथेसिस, और जो करली ब्रैकेट्स हैं इनको हम ब्रेसेस बोलते हैं। ओके, तो ये मेन, उसके आगे ये पैरेंथेसिस हैं जो ये जाहिर कर रही हैं कि ये मेन एक फंक्शन है। उसके बाद ये ब्रेसेस के अंदर जो भी चीज़ है वो इस मेन की बॉडी है। जो भी इसके अंदर हम लिखेंगे वो ये फ़र्ज़ किया जाएगा कि वो सारा पार्ट जो हमने लिखा है वो मेन का हिस्सा है, वो मेन के अंदर हमने लिखा है। ये ओपनिंग ब्रैकेट, सॉरी ब्रैकेट बोल रहा हूँ, ब्रेसेस है, और ये क्लोजिंग। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं सी आउट पर। सी आउट का क्या काम होता है, वो इसके जो राइट साइड पर हम ये ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं, उसके राइट साइड पर हम जो भी चीज़ लिखते हैं वो उसको ले जाता है स्क्रीन के ऊपर। बेसिकली सी आउट क्या है, आप एक एग्जांपल ले लें, एक गाड़ी है, गाड़ी डायरेक्ट जाती है स्क्रीन पर, इसके ऊपर हम जो भी रखेंगे वो स्क्रीन के ऊपर जाकर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद ये लेस देन के जो दो ऑपरेटर हैं, इनका यही काम है कि ये जो इसके राइट साइड पर मिलता है उसको उठाकर सी आउट के ऊपर रख देते हैं। सी आउट मैंने पहले बताया एक व्हीकल टाइप है, जो व्हीकल स्क्रीन की तरफ जा रहा होता है, सी आउट के ऊपर जो चीज़ रख दी गई वो प्रिंट हो जाती है स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट हमने ये डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर एक टेक्स्ट लिखा है। अगर हम एक स्ट्रिंग प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हम डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखते हैं, इसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। करैक्टर्स की जो एक रस्सी टाइप होती है उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। ये बेसिकली सारे करैक्टर्स हैं, मिले हुए हैं, तो हम इसको स्ट्रिंग बोलते हैं। सिंपल इस तरह का जितना भी टेक्स्ट होगा हम उसको स्ट्रिंग का ही नाम देंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है सेमीकोलन। सेमीकोलन क्या कर रहा है, ये एक पूरी लाइन जो है ये सी की स्टेटमेंट है, और हर सी की स्टेटमेंट एक सेमीकोलन से एंड होती है। हमें कंपाइलर को बताना पड़ता है कि ये स्टेटमेंट इधर एंड हो गई है, यहाँ के बाद जो भी लिखा आएगा वो नेक्स्ट स्टेटमेंट का होगा। अब एक थोड़ा सा एरर जनरेट करके देखते हैं कि ये जो है सेमीकोलन हम इसको लगाना भूल जाते हैं फ़िलहाल, तो क्या होगा। एक और सी आउट अगर मैं लिखना चाहता हूँ, जस्ट मैं एरर लिखना चाहता हूँ, तो इसको मैंने सेमीकोलन लगा दिया, ऊपर नहीं लगाया, यहाँ पर ये स्टेटमेंट एंड हो गई है, लेकिन हमने कंपाइलर को नहीं बताया कि ये स्टेटमेंट इधर एंड हो गई है। तो जब हम इसको चेक करेंगे तो कंपाइलर जो है वो फ़ौरन कहेगा कि मुझे यहाँ पर कोई एरर मिल रहा है। अब बेसिकली वो लाइन नीचे वाली पर आया है, एरर ऊपर वाली लाइन पर है। एरर वो क्या कह रहा है कि एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर सी आउट, मीन्स सी आउट से पहले उसको लग रहा है कि कोई सेमीकोलन होना चाहिए।
तो इसने डिटेक्ट कर लिया कि यहाँ पर कोई एरर है। हम क्या करते हैं, वो वाला सेमीकोलन इधर लगा देते हैं, तो अब हमारा कोई एरर भी मौजूद नहीं होगा। तो ये जो सेमीकोलन है इसको लगाना बिल्कुल नहीं भूलना, नहीं तो हम इसी तरह बैठे रहेंगे, एरर्स आते रहेंगे। यहाँ पर हमारा जो सी का प्रोग्राम है वो एंड हुआ, जस्ट इतना ही था। इसके अंदर हर एक चीज़ हमने डिस्कस कर ली। कोई चीज़ ना समझ आई हो तो आप पूछ लेना। नेक्स्ट है हमारे पास, ये सारा यही चीज़ें लिखी हैं जो मैंने बता दी उधर। नेक्स्ट हमारे पास वेरिएबल्स आ जाते हैं। वेरिएबल्स बेसिकली क्या हैं, हमारे पास जो मेमोरी होती है वो ब्लॉक्स की सूरत में होती है। अब हमने कोई डाटा स्टोर करवाना हो, हम उन ब्लॉक्स के अंदर डाटा स्टोर करवाते हैं। बेसिकली आपने मैथ वगैरह में पढ़ा होगा कि वेरिएबल ऐसी चीज़ होती है जिसकी हम वैल्यू बाद में चेंज करवा सकें। ठीक है, यहाँ पर भी थोड़ा सा वो कॉन्सेप्ट लेकर आना है, लेकिन रियल कॉन्सेप्ट जो वेरिएबल का है वो ये नहीं है। हम वेरिएबल की वैल्यू चेंज करवा सकते हैं, ये तो बात ठीक है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर वेरिएबल क्या है कि मेमोरी के वो जो ब्लॉक्स हैं जिसके अंदर हमने डाटा स्टोर करवाना होता है, उस ब्लॉक का नाम जो है ना, हम उसको वेरिएबल कहते हैं। इसके बाद हमारे पास वेरिएबल की कुछ टाइप्स हैं। पहली हमारे पास टाइप है इंट। इंट ऐसी डाटा टाइप होती है जिसके अंदर हम कोई न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करवाते हैं। इसको भी हम कोड के अंदर ही थोड़ा सा इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ इंट, वो डाटा टाइप आ गई जो इंट हम पीछे पढ़ के आए हैं। इंट डाटा टाइप आ गई, फिर वेरिएबल का नेम आ गया। वेरिएबल का नेम फॉर एग्जांपल मैं एक्स ही ले लेता हूँ। इसको मैंने एक वैल्यू असाइन करवा दी 10। ठीक है, तो 10 एक न्यूमेरिक वैल्यू है, तो ये एक इंटीजर टाइप का जो वेरिएबल है उसको असाइन करवा दी मैंने। अब यहाँ पर एक और चीज़ हमने डिस्कस करनी है कि ये इक्वल टू का साइन है, इसको हम इक्वल टू नहीं पढ़ते, ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है और हम इसको इस तरह पूरी लाइन को पढ़ते हैं एक्स असाइंड बाय 10। ये इक्वल टू का साइन नहीं है, साइन बेसिकली इक्वल टू का है, लेकिन सी के अंदर हम इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, ये मैंने इंट डाटा टाइप का एक वेरिएबल बना लिया। अब हैंडआउट्स के अंदर नेक्स्ट जो है वो है शॉर्ट और उसके बाद है लॉन्ग। अब शॉर्ट और लॉन्ग जो है उसके अंदर भी हम इंटीजर ही स्टोर करवाते हैं, लेकिन जो शॉर्ट है उसके कीवर्ड के बाद अगर मैं कोई वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ तो करवाना हमने इसके अंदर भी न्यूमेरिक वैल्यू ही स्टोर करवानी है। अब शॉर्ट क्या है, अब जब हमें कभी पता हो कि हमारा वेरिएबल जो है वो मेमोरी में स्पेस कम ले सकता है, हमारे वेरिएबल की जो वैल्यू है वो मेमोरी के अंदर स्पेस कम ले सकती है, तब हम ये शॉर्ट यूज़ करते हैं। जो इंटीजर डाटा टाइप है उसका मेमोरी का जो साइज़ है वो है 4 बाइट, और शॉर्ट जो है वो आई थिंक उसका 2 बाइट होगा। इसी तरह जो लॉन्ग है उसके अंदर भी हम न्यूमेरिक वैल्यू ही स्टोर करवाते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी हम न्यूमेरिक वैल्यू ही स्टोर करवाते हैं, लेकिन लॉन्ग क्यों यूज़ करते हैं कि लॉन्ग से क्या होता है, हमारी मेमोरी का जो साइज़ है वो बढ़ जाता है। इंटीजर 4 बाइट का होता है तो लॉन्ग इससे थोड़ा सा बड़ा होगा। जब हमें पता हो कि वेरिएबल की वैल्यू जो है वो हमारे जो डाटा टाइप है उसकी जितनी मेमोरी है उससे बढ़ रही है, तब हम लॉन्ग यूज़ कर लेते हैं। ये सारा हम ऑलरेडी उधर ही पढ़ के आ गए हैं कि शॉर्ट लॉन्ग क्या चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लोट। फ्लोट जैसे इंटीजर था इसी तरह एक वर्ड है फ्लोट। फ्लोट के लिए हम फ्लोट का कीवर्ड यूज़ करते हैं। अब फ्लोट की डाटा टाइप चेंज हो गई, ये सारे एक ही डाटा टाइप थी, बस मेमोरी साइज़ का थोड़ा सा डिफरेंस था, लेकिन इनके अंदर जो वैल्यू स्टोर होती है वो न्यूमेरिक वैल्यू ही स्टोर होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है फ्लोट। फ्लोट के अंदर भी न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर होती है, लेकिन फ्लोटिंग पॉइंट वाली, इशारिये वाली, डेसिमल पॉइंट वाली। अगर ऐसी वैल्यू हमने स्टोर करवानी हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, फ्लोट का कीवर्ड यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल फ्लोट के बाद मैं कोई यहाँ पर एक डेसिमल, जस्ट डेसिमल नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, इसको मैंने कोई वैल्यू असाइन करवानी है तो मैं कोई फ्लोटिंग पॉइंट वाली वैल्यू इसको असाइन करवा सकता हूँ। ठीक है, तो ये फ्लोट डाटा टाइप थी। नेक्स्ट फ्लोट के साथ है डबल। जिस तरह ऊपर लॉन्ग जो था वो इंटीजर डाटा टाइप की मेमोरी का साइज़ बढ़ा रहा था, इसी तरह जो डबल है वो भी फ्लोट की मेमोरी का साइज़ बढ़ाता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर डबल करता हूँ, डबल का कीवर्ड यूज़ किया, डेसिमल 2 नाम का एक मैंने
वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। तो यहाँ पर अगर मैंने कोई बड़ी न्यूमेरिक बोल रहा हूँ फ्लोटिंग पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर करवानी है तो उस वक्त मैं डबल कीवर्ड का यूज़ करता हूँ। डबल के अंदर फ्लोटिंग पॉइंट वाली ही वैल्यू स्टोर करवाई जाती है और फ्लोट के अंदर भी फ्लोटिंग पॉइंट वाली ही वैल्यू स्टोर करवाई जाती है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है करैक्टर। करैक्टर का कीवर्ड शॉर्ट करके इसको 4 बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम जो भी नेम लिखेंगे वो वेरिएबल का नेम होगा, फॉर एग्जांपल करैक्टर। इसके बाद मैंने इसको एक वैल्यू दे देनी है, वैल्यू हम इसको देते हैं सिंगल कोटेशन मार्क्स के अंदर। एंड देन ये देखें इधर मैं सेमीकोलन लगाना भूल गया। कोई एरर चेक कर लेते हैं, कोई एरर तो नहीं है, कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। ये आपने याद रखना है, करैक्टर के अंदर हमने कोई वैल्यू स्टोर करवानी हो तो सिंगल कोटेशन मार्क्स के अंदर हम कोई भी सिंगल करैक्टर स्टोर करवा सकते हैं। इस करैक्टर के अंदर हम एक और करैक्टर बिल्कुल भी स्टोर नहीं करवा सकते। ये मैं कोशिश करता हूँ 2 करैक्टर सेव करवाने की, तो यहाँ पर एरर आ जाएगा। ये देखें कि कंपाइलर कह रहा है मुझे यहाँ पर एरर मिल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर एरर आ जाएगा। करैक्टर के अंदर हम सिंगल करैक्टर स्टोर करवा सकते हैं। आई थिंक आपको ये सारी डाटा टाइप्स क्लियर हो गई होंगी। इंट के अंदर हम न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करवाते हैं, फ्लोट के अंदर हम डेसिमल वैल्यू स्टोर करवाते हैं, करैक्टर के अंदर हम एक सिंगल करैक्टर स्टोर करवाते हैं, ठीक है, सिंगल करैक्टर। और ये जो बाकी हैं डबल भी फ्लोट ही होता है, लेकिन हमने वैल्यू कोई बड़ी स्टोर करवानी हो तो तब हम डबल यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये सारी चीज़ें हमने ऊपर कर ली हैं। अब हम इन वेरिएबल्स को जिनको हमने डिक्लेयर किया, कोई वैल्यू साइन करवाई है, इनको हमने देखना हो कि इनके अंदर क्या है, तो हम जस्ट ये सी आउट लिख कर, जो ऊपर हमने पढ़ा है सी आउट लेस देन, अब वेरिएबल का जस्ट नेम दे देंगे। जैसे एक्स में लिख देता हूँ सेमीकोलन, तो इसको मैंने चेक किया, कोई एरर नहीं है, रन एंड कंपाइल किया तो ये देखें यहाँ पर 10 प्रिंट होकर आ गया। अब 10 क्या था, बेसिकली ये 10 था जो हमने x को असाइन किया था। अब एक और चीज़ है कि जब हमने रन किया तो ये सारी 3 लाइनें हैं, ये तीनों लाइनें एक ही लाइन के अंदर आ रही हैं। हम चाहते हैं कि ये हर लाइन जो है वो नेक्स्ट लाइन पर आए। जैसे पाकिस्तान जो एक लाइन था वो पाकिस्तान पर एंड हो रही थी, जो नेक्स्ट लाइन है वो एरर हम प्रिंट करवा रहे थे तो ये अगली लाइन में चला जाए, और 10 जो है ये उससे भी अगली लाइन में चला जाए। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम 2 चीज़ें करते हैं। एक ये कि यहाँ पर बैकस्लैश लिखते हैं एंड देन एन लगा देते हैं, एन मीन्स न्यू लाइन, कि इसके बाद जो भी टेक्स्ट आएगा, जो भी चीज़ हम स्क्रीन पर प्रिंट करवाना चाहेंगे वो न्यू लाइन में जाएगी। अब देखें ज़रा हमारा कोड कि जो एरर पहले इधर नज़र आ रहा था अब वो न्यू लाइन में चला गया, 10 भी न्यू लाइन में चला गया। हमने बेसिकली क्या किया है कि इधर एन लिख दिया, इसके आगे जो भी स्क्रीन पर प्रिंट करवाना चाहेंगे वो नेक्स्ट लाइन में जाएगा। तो ये एन इधर विजिबल नहीं है क्योंकि हमने बैकस्लैश के साथ लिखा है। इसको हम स्कैप सीक्वेंस भी बोलते हैं। इसके काफ़ी और भी करैक्टर्स हैं इस स्कैप सीक्वेंस के। फ़िलहाल हमारे लिए यही काफ़ी है कि एन जो है वो नेक्स्ट लाइन पर हमें ले जाता है। अगर हम एन ना लिखें तो एक और तरीका होता है कि हम कंपाइलर को बता देते कि हमारी ये वाली लाइन इधर एंड हो रही है और उसके बाद वाली जो भी लाइन हो वो नेक्स्ट लाइन पर जाकर प्रिंट करना। उसके लिए हम क्या करते हैं, लेस देन दोबारा लगाते हैं और एंड एल लगा देते हैं, जस्ट इतना करते हैं। और इसके साथ भी सेम टू सेम सिंटैक्स आपने हमेशा याद रखना है। अब भी हमारा जो आउटपुट है वो बिल्कुल वैसा ही आएगा जैसा हमने बैकस्लैश एन लिखने के साथ किया था। और इसी तरह हमने किसी भी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवानी हो तो हम जस्ट वेरिएबल का नेम लिखते हैं। ऊपर हम क्या कर रहे थे, अगर हमने टेक्स्ट प्रिंट करवाना हो तो हम डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखते थे, लेकिन जब हमने कोई एक ख़ास वेरिएबल को प्रिंट करवाना हो, उसके अंदर जो वैल्यू है वो रीड करनी हो, तब हम डायरेक्ट उसका नाम लिख देते हैं विदाउट डबल कोटेशन मार्क्स। आई थिंक आपको ये सारा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जो सिंपल हमारे प्रोग्राम के अंदर कैलकुलेशन में हमारी हेल्प करते हैं। सबसे पहला अरिथमेटिक ऑपरेटर हमारे पास है प्लस का।
आपको पता ही होगा कि प्लस का ऑपरेटर क्या करता है, दो वैल्यूज़ को सम कर देता है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर है। अलजबरा में हम क्रॉस साइन से मल्टीप्लाई को डिनोट करते थे, लेकिन सी के अंदर हम क्या करते हैं, स्टेरिक के साइन से मल्टीप्लिकेशन को डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डिवीजन का ऑपरेटर है। डिवीजन के लिए हम फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करते हैं। देन हमारे पास है मॉडुलस, परसेंटेज का साइन। इसको हमने परसेंटेज नहीं पढ़ना, ये मॉडुलस ऑपरेटर है। इसका क्या काम है कि ये हमें रिमाइंडर दे देता है। अब रिमाइंडर क्या होता है वो थोड़ा सा देख लें कि हमें किस तरह से मॉडुलस ऑपरेटर रिमाइंडर प्रोवाइड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 को हम 2 पर ही डिवाइड करते हैं, तो हम इस तरह करते होते थे 2 डिवाइड बाई 2। इसको क्या करते हैं, 2 1s आर 2, नीचे रिमाइंडर क्या बचा 0। ठीक है, इसी तरह अगर मैं करता हूँ 3 को डिवाइड करता हूँ 2 से, तो यहाँ पर 2 1s आर 2। अब रिमाइंडर हमारे पास क्या बचा 1। बेसिकली जो हमारे पास मॉडुलस ऑपरेटर है वो हमें इस चीज़ को रिटर्न करता है। अगर मैं कहूँ 2 मॉडुलस 2, तो हमें ये वाली वैल्यू रिटर्न होगी। ठीक है, इसका आंसर हमें ये वाला मिलेगा। इसी तरह अगर मैं करता हूँ 2 मॉडुलस 3, देन हमें क्या मिलेगा, ये इक्वल किसके आएगा, ये इसके इक्वल आएगा कि जो इसका रिमाइंडर होगा। तो ये काम है हमारे रिमाइंडर ऑपरेटर का। नेक्स्ट हमारे पास है ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स। ये नीचे एक टेबल सा बना कर दिया हुआ है, इसके अंदर ऑपरेटर्स की सारी प्रेसिडेंस जो है वो डिस्कस की गई है। जैसा अलजबरा में यानी कि मैथ में हम करते थे, हमें पता होता था कि जिधर ब्रैकेट्स आ गई हैं सबसे पहले वो सोल्व होंगी। यहाँ पर भी सेम वही कॉन्सेप्ट है कि कंपाइलर को जिधर ब्रैकेट्स मिलेंगी वो सबसे पहले एक लाइन के अंदर, एक लाइन की बात हो रही है ये नहीं कि पूरे प्रोग्राम के अंदर जिधर उसको ब्रैकेट्स मिलेंगी, एक लाइन में एक स्टेटमेंट के अंदर उसको जिधर ब्रैकेट्स मिलेंगी वो सबसे पहले उन ब्रैकेट्स को सोल्व करेगा, क्योंकि ब्रैकेट्स की जो प्रेसिडेंस है वो सबसे ज़्यादा है। सबसे पहले ब्रैकेट्स सोल्व होंगी, उसके बाद स्टैरिक, डिवीजन और मॉडुलस, इन तीनों की प्रेसिडेंस सेम है। तो उसके बाद पैरेंथेसिस अगर उसको ना मिलेंगी तो फिर वो इन ऑपरेटर्स को ढूंढेगा, इन ऑपरेटर्स को फर्स्ट एग्जीक्यूट करेगा। और सबसे कम प्रेसिडेंस किसकी होती है, पॉजिटिव की और नेगेटिव की, प्लस ऑपरेटर की और माइनस ऑपरेटर की। प्रेसिडेंस को क्लियर करने के लिए थोड़ा सा हम कोड भी कर लेते हैं ताकि ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ये टोटली क्लियर हो जाए। अच्छा, यहाँ पर एग्जांपल्स दी गई हैं कि जैसे यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है 10 + 10 स्टैरिक 5, स्टैरिक मीन्स मल्टीप्लिकेशन। इस अब ये एक लाइन है, ये एक एक्सप्रेशन है। कंपाइलर सबसे पहले इनमें से कौन सा ऑपरेटर है उसको हल करेगा। तो जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि इन इसके अंदर दो ऑपरेटर यूज़ हो रहे हैं, एक प्लस का ऑपरेटर और एक मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। तो प्लस के ऑपरेटर से ज़्यादा प्रेसिडेंस इसकी है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर की है। तो कंपाइलर पहले इसको सॉल्व करेगा और उसके बाद जो आंसर आएगा उसको 10 के साथ प्लस कर देगा। इसी एग्जाम्पल को अपने कोड के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं कि इसका क्या आउटपुट आता है। जस्ट मैं एक वेरिएबल को इसकी वैल्यू साइन कर देता हूँ, x = 10 + 10 देन स्टैरिक था और 5। ठीक है, और मैं कह देता हूँ मुझे x की वैल्यू भी दिखा दो, cout x। इस x को मैं काट देता हूँ, सेव किया और रन करने के बाद मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। ये देखें x की वैल्यू 60, मींस इस एक्सप्रेशन का जो आंसर है वो 60 आ रहा है। वो कैसे 60 आ रहा है, 10 × 5 पहले हुआ, 50 आ गया, 50 के अंदर 10 प्लस हो गए, आंसर हमें 60 मिल गया। अब यहाँ पर क्योंकि ये वाला ऑपरेटर पहले सोल्व हुआ है, मैं चाहता हूँ कि ये वाला ऑपरेटर पहले सोल्व हो, ये वाला बाद में हो। तो तब मैं क्या करूँगा कि इससे ज़्यादा प्रेसिडेंस जिस ऑपरेटर की होगी उस ऑपरेटर को यहाँ पर ले आऊँगा, वो किसी तरीके से इस वाले कोड को पहले एग्जीक्यूट करवा देगा, पहले सोल्व करवा देगा और बाद में इसका जो आंसर आएगा उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करवा देगा। तो स्टैरिक से ज़्यादा कौन से ऑपरेटर की प्रेसिडेंस है ये हमने ऊपर पढ़ लिया है, वो है पैरेंथेसिस मींस स्मॉल ब्रैकेट्स। ठीक है, अगर मैं इनको स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर इंक्लूड कर दूं तो अब क्या होगा, कंपाइलर देखेगा पैरेंथेसिस की प्रेसिडेंस ज़्यादा है इस मल्टीप्लाई के ऑपरेटर से, तो वो पहले इस ब्लॉक को
एग्जीक्यूट कर देगा, उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देगा। पहले हमने जो एग्जीक्यूट किया उससे हमारी x की वैल्यू 60 आई थी। अब देखते हैं हमारे x की वैल्यू कितनी आती है। ये देखें, अब x की वैल्यू 100 हो गई है। तो बेसिकली अब क्योंकि जो 10 है, 10 + 10 ये पहले परफॉर्म हो रहा है और मल्टीप्लिकेशन बाद में, तो हमारा आंसर भी चेंज हो गया। तो इस तरह से हम प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कुछ टिप्स हैं कि हम कोड के अंदर स्पेसेस यूज़ करें। जैसे यहाँ पर ये मैंने एक स्पेस यूज़ की है, ये भी एक स्पेस यूज़ की है। अब इस स्पेस से मेरे कोड को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन मेरी एक क्लियरेंस सी हो रही है, मेरा कोड खूबसूरत लग रहा है। अगर मैं ये स्पेसेस ख़त्म कर दूँ तो ये कोड कैसा अजीब सा लग रहा है। ठीक है, स्पेसेस लगाने से मेरे कोड को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा खूबसूरत हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रिजर्व्ड वर्ड्स हम यूज़ नहीं कर सकते वेरिएबल का नेम डिक्लेयर करते हुए। रिजर्व्ड वर्ड कौन से होते हैं? रिजर्व वर्ड वो होते हैं जो सी ने पहले से ही रिजर्व किए हुए हैं, मीन्स उसने पहले से ही ऑक्यूपाइड किए हुए हैं, हम उनको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको काफ़ी ऐसे वर्ड नज़र आ रहे होंगे, जैसे इंट है, शॉर्ट है, लॉन्ग है, फ्लोट है, डबल है। ठीक है, ये वो वाले वर्ड हैं जिनको सी ने पहले ही ऑक्यूपाइड कर लिया है। हम इनको एज अ वेरिएबल नेम बिल्कुल भी नहीं ले सकते, ये रिस्ट्रिक्शन है हमारे लिए। मैं अगर कोशिश करता भी हूँ ना कि एक्स की बजाय मैं यहाँ पर इंट नाम रख दूँ अपने वेरिएबल का, तो ये भी बोल्ड हो गया। कंपाइलर को क्या लग रहा है कि ये दोबारा से एक और वेरिएबल डिक्लेयर करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम जो पहले से ऑक्यूपाइड वर्ड हैं उनको यूज़ नहीं कर सकते एज अ वेरिएबल नेम। कुछ और भी रूल्स होते हैं वेरिएबल डिक्लेयर करते वक्त। एक ये कि हम न्यूमेरिक वैल्यू से भी अपने वेरिएबल का नेम स्टार्ट नहीं कर सकते, उस पर भी एक रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको वापस एक्स कर देता हूँ। देयर इज़ ऑलवेज ए मेन इन सी प्रोग्राम दैट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन। पहले ही हमने इसको डिस्कस कर लिया है कि जो मेन है ये एक बार लाजमी मौजूद होता है हमारे प्रोग्राम के अंदर, और ये जिधर मौजूद हो वो हमारे प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट होता है ऑफ एग्जीक्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है राइट वन स्टेटमेंट पर लाइन, कि हर स्टेटमेंट नई लाइन में लिखें, ये ना हो आप एक ही लाइन में कई स्टेटमेंट्स लिखते जाएं। टाइप पैरेंथेसिस एंड ब्रेसेस इन पेयर्स, जब हम पैरेंथेसिस और ब्रेसेस लिखें तो ये ना हो कि हम एक साइड लिख दें, लेफ़्ट लिख दें और हम कहें पहले मैं इसके अंदर कोड कर लूँ, बाद में मैं इसको क्लोज़ कर दूँगा। हम अक्सर ये चीज़ भूल जाते हैं। तो बेटर प्रैक्टिस यही है कि हम ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों एक साथ ही लिख दें, उसके अंदर हम बाद में कोड करते रहें। नेक्स्ट है यूज़ पैरेंथेसिस फॉर क्लैरिफिकेशन इन अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। जिस तरह हमने इधर ये एग्जांपल भी की है कि हमने पैरेंथेसिस के बगैर एक कोड किया तो उस वक्त हमारी वैल्यू कोई और आई, और पैरेंथेसिस के साथ किया तो हमारी वैल्यू कुछ और आई। तो यहाँ से क्लियर होगा कि हम ये चाहते हैं कि 10 + 10 पहले एग्जीक्यूट हो, तो पैरेंथेसिस हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें ताकि हम अपने कोड को खुद क्लियर देख सकें कि वो क्या कर रहा है। और एक और चीज़ कि सेमीकोलन बिल्कुल भी भूलना नहीं है। हर स्टेटमेंट के एंड पर सेमीकोलन, आपको मैंने बताया ये सेमीकोलन है, अगर इसको भूल जाते हैं तो वो एरर आ जाता है, ये लाजमी लगाना होता है। नेक्स्ट है सी लैंग्वेज इज़ ए केस सेंसिटिव, सो वेरिएबल नेम एक्स एंड कैपिटल एक्स आर टू डिफरेंट वेरिएबल्स। सी लैंग्वेज जो है वो केस सेंसिटिव है। सी के अंदर जो स्मॉल वर्ड है वो अलहदा चीज़ है और जो कैपिटल वर्ड है वो अलहदा चीज़ है। फॉर एग्जांपल इधर ही देख लें, ये एक, मैं इधर एक कैपिटल एक्स लिखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर ये कैपिटल एक्स कोई और है और ये स्मॉल एक्स ये कोई और वेरिएबल है। तो यहाँ पर बेसिकली अब एक एरर आ जाएगा कि एरर क्या है कि कंपाइलर कहेगा कि मैं इस बड़े एक्स को नहीं जानता, तो हमें एक बड़ा एक्स जो है कैपिटल एक्स है उसको भी अलहदा से डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये कंपाइलर जो है वो एरर नहीं देगा। क्यों वह अलहदा? क्योंकि सी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। यहाँ पर हमारा लेक्चर नंबर 3 एंड हुआ। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।